अब देखो एक कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो Arrhenius equation is applicable under a wide range of circumstances. Collision theory, which was developed by Max Strauss and William Lewis, provides a greater insight into the energetics and mechanistic aspect of reactions. The reactant molecules are assumed to be hard spheres. The reactant molecules are assumed to be hard spheres. And reaction is postulated to occur when molecules collide with each other. मतलब ये कि अगर रिएक्शन होना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना ही होगा. द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड per unit volume of reaction mixture. Collisions per second per volume of reaction mixture is known as collision frequency. Another factor which affect the rate of chemical reaction is activity. तो एक फैक्टर तो क्या अफेक्ट करता है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ कॉलिजन्स occurring per second per unit volume of reaction mixture. तो जितना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन होगा इसी स्पीसीज के, उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे. मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम ज़्यादा होंगे. तो जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, एक तो ये प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म है. नॉर्मल रेट लॉ में जब हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट यूजुअली बढ़ता है. तो इस कॉलिजन थ्योरी में कंसंट्रेशन बढ़ने पे रिएक्शन रेट जो बढ़ रहा है वो किस चीज़ से टेक केयर होता है? इस जेट से. कंसंट्रेशन, जैसे हम नॉर्मल रेट लॉ जब लिखते हैं, जैसे इसका रेट लिखेंगे तो रेट क्या लिखते हैं? के ए टू द पावर ऑर्डर पी एक्सपेरिमेंटली. तो इसी चीज को हम एक्चुअली कॉलिजन थ्योरी में ये हम लिखते हैं कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी, और दूसरा एनर्जी टर्म का टेक केयर करें एफ. तो यहां पे जब हम कंसंट्रेशंस बदलते हैं तो रेट बदलता है. तो कोई पूछे अभी कॉलिजन थ्योरी में कंसंट्रेशन बदलने से रेट किस चीज से बदलेगा? जेट से. जहां पे ये सीधा टर्म टेक केयर करता था रेट में, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में, इस वाले थ्योरी में उसी चीज का टेक केयर, कंसंट्रेशन चेंज करने का जो फैक्टर है उसका टेक केयर ये टर्म करता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. For a bimolecular elementary reaction, rate of reaction can be expressed as ZAB e to the power minus E by RT, where ZAB represents the collision frequency of reactants and A and B
reactants A and B. And EAT minus EA by RT represent the fraction of molecules, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, having their energies equal to or greater than EA. Comparing the above equation 6 with Arrhenius equation, we can say that A is related to collision frequency. जैसे क्या हुआ, K इक्वल टू, पहले हमने ये लिखा इक्वल टू जेड ए बी तो अगर कंसंट्रेशंस को मैं यूनिटी ले लूं तो ये टर्म क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, इफ कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी, 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लें तो ये के हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड ए बी एट यूनिटी कंसंट्रेशन इंटू ईट पर माइनस ई ए बाई आर टी. इस टर्म को हम कैसे पढ़ते हैं, ये रेट कांस्टेंट हो गया, जिसको अगर हम अरेनियस फैक्टर से इक्वेट करेंगे तो ये ए हो जाएगा, तब ये चीज. तो ये हम रीड करते हैं कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन अकरिंग पर सेकेंड per unit volume of the reaction mixture, concentrations are kept at 1 molar. दो चीज. The above equation predicts the value of rate constants fairly accurately for the reactions that involve atomic species of simple molecules. जैसे कि मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं, सिंपल मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो कॉलिजन होने का मतलब ही है कोलाइड कर गए, मतलब प्रॉपरली कोलाइड कर गए. लेकिन जब मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा साइज का होता है, तो केवल टकराना ही काफी नहीं है, प्रॉपरली टकराना भी काफी जरूरी है. मान लो कि आपके पास एक मॉलिक्यूल काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का है, आपको तोड़ना ये वाला बॉन्ड है, पर आने वाला मॉलिक्यूल कोलाइड इधर कर रहा है, तो आपका पर्पज ही सर्व नहीं हो रहा. क्योंकि अगर बहुत छोटे पार्टिकल, जैसे हम नॉर्मल कॉलिजन भी पढ़ते हैं, जब पॉइंट मासेज होते हैं तो सभी कॉलिजन हेड ऑन है, इतने छोटे पार्टिकल है. पर जब मान लो ये एक बड़ा सा स्फीयर है, इस पे कोई पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, तो कॉलिजन से आपके पास ये कोलाइड ऐसे हुआ तो ये हेड ऑन नहीं, ये ऑब्लिक कॉलिजन होता है. फिर यही चीज यहां पे कोलाइड कर, तो इसका सेंस अलग हो जाता है, तो इसमें केवल वेलोसिटीज इसी डायरेक्शन में रहेगी. पर जब पार्टिकल यहां कोलाइड किया तो उसका एक कंपोनेंट इधर भी है, इस तरफ भी है, केवल ये वाले बदलेंगे, ये अनचेंज रह जाएंगे, तो इस तरफ कोई फोर्स ही नहीं है. तो हमने ऑब्लिक, नॉर्मल में भी, फिजिक्स में भी ऑब्लिक कॉलिजन्स, हेड ऑन कॉलिजन्स पढ़ते हैं. तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में भी, अगर मॉलिक्यूल सिंपल है बहुत, तब तो कैसे भी कोलाइड करे वो हेड ऑन ही है, पार्टिकल्स है. लेकिन जब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो इट मैटर्स कि हाउ दे आर कोलाइडिंग, हाउ, मतलब इन व्हाट वे दे आर ओरिएंटेड, जिससे वो कॉलिजन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है. जैसे एक एग्जांपल ये देखो, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम ब्रोमोइथेन, ये ब्रोमो मिथेन है, इट शुड बी ब्रोमो मिथेन होना चाहिए, और ये OH माइनस है, तो बन जाता है CH3OH मिथेनॉल एंड ब्रोमाइड. अब इसमें एक चीज देखो, आपके पास इस ब्रोमाइड को निकलना है और OH को आके जुड़ना है. तो अगर OH इसी साइड से आ रहा है, जिस साइड से ब्रोमीन निकलेगा, तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है. तो अगर ये जो OH इस साइड से अप्रोच कर रहा है, वो OH प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा.
पर वहीं पे जो OH मान लो यहां से अप्रोच कर रहा है और ये ब्रोमाइड निकल रहा है, तो जिस समय ब्रोमाइड निकल रहा है दूसरे उसके अपोजिट साइड से OH अप्रोच कर रहा है, तो धीरे धीरे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसलिए आपके पास अगर एक ब्रोमोमिथेन है तो जो इन्हें कि जितने भी OH मॉलिक्यूल्स हैं उससे कोलाइड करके प्रोडक्ट बना ही पाएंगे, केवल वही प्रोडक्ट बना पाएंगे जो कि प्रॉपरली ओरिएंटेड है। तो कॉलिजन तो ये भी कर रहा है, कोलाइड तो ये भी कर रहा है आके, पर प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा, पर ये प्रोडक्ट बना पा रहा है। द प्रॉपर ओरिएंटेशन of reactant molecules lead to the bond formation, whereas improper orientation makes them simply bounce back and no products are formed. आगे चल के इस चीज को हम SN2 रिएक्शन को पढ़ेंगे, जब अभी ये SN2 रिएक्शन हो रही है एक्चुअली बैक साइड अटैक, ठीक है ना। टू अकाउंट फॉर अफेक्टिव कॉलिजन्स, अच्छा पहले अब ये वापस यहाँ देखो कोई पढ़ते हैं। द अबव इक्वेशन predicts the value of the rate constants fairly accurately for the reactions that involve atomic species or simple molecule, but for complex molecules significant deviations are observed. The reason could be that all collisions don't lead to the formation of products. The collision in which molecules collide with sufficient kinetic energy, called threshold energy, activation energy plus energy possessed by reacting species and proper orientation, मतलब एक तो प्लस ओरिएंटेशन अकेला भी कुछ नहीं करेगा, मान लो बिल्कुल प्रॉपरली ओरिएंटेड है बट एनर्जी ही नहीं है तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एनर्जी है पर प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दोनों का हर चीज आपको अफेक्टिव, हर चीज का ऑप्टिमिलिटी चाहिए। सो एज टू फैसिलिटेट ब्रेकिंग बॉन्ड बिटवीन रिएक्टिव स्पीसीज एंड फॉर्मेशन न्यू बॉन्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड अफेक्टिव कॉलिजन। कॉलिजन को अफेक्टिव होना है तो इट शुड बी ओरिएंटेड प्रॉपरली एज वेल एज विद प्रॉपर एनर्जी। टू अकाउंट फॉर अफेक्टिव कॉलिजन्स अनदर फैक्टर P, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर, is introduced. It takes into account that the fact that in collisions molecule must be properly oriented. अब ये तीन चीजें आ गई, P, Z and F, और आपको कॉलिजन मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए तीनों ही ऑप्टिमिलिटी चाहिए, इसलिए तीनों को मल्टीप्लाई किया गया। P क्या है? स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर, कि कॉलिजन प्रॉपरली ओरिएंटेड है या नहीं है। ZAB क्या बता रहा है? कॉलिजन। तो एक्चुअली ये कंबाइंड होकर टर्म हो जाती है कॉलिजन्स अकरिंग पर सेकेंड per unit volume with proper orientation at unity concentration. Collisions per second per unit volume with proper orientation at unity concentration. और इसको संग में ये भी ले लो तो with proper energy, and they are called productive collisions, जिससे product बनेगा। P depends on molecular geometry and orientation. Thus, in collision theory, activation energy and proper orientation of the molecules together determine the criteria for an effective or productive collisions and hence the rate of chemical reaction. PZF. Collision theory also has certain drawbacks as it considers atom molecules to be hard sphere and ignores their structural aspect that we will study later. अभी मेरे इतना ही काम का है। ऑन कॉलिजन कुछ पॉइंट्स देखो, रेट इक्वल टू ये हो गया वेर एफ इज ईट पर माइनस ई ए बाई आर टी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग देयर के ई ग्रेटर देन इक्वल टू ई ए। थ्योरेटिकली अगर हम थ्योरेटिकली सोचे तो क्या होता है,
कि हर कॉलिजन को हम मानते हैं कि एज अ थ्योरी प्रोडक्टिव मतलब प्रॉपरली ओरिएंटेड है। तो जो पी थ्योरेटिकल होता है वो 1 है, मतलब ऑल मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो जो के है, के की वैल्यू क्या है? के होता है अर्हेनियस इक्वेशन से और यहां पे अगर यूनिटी कंसंट्रेशन ले लें तो यही बन जाता है P इंटू जेड ए बी एट यूनिटी कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आई? अगर थ्योरेटिकली सोचा जाए तो थ्योरेटिकली P की वैल्यू जो है वो 1 है कि सभी कॉलिजन्स प्रॉपर ही है, दे आर यील्डिंग प्रोडक्ट। तो ये जो टर्म है P इंटू जेड एट यूनिटी कंसंट्रेशन, जब A और B का कंसंट्रेशन 1 है तो यहां पे K थ्योरेटिकल क्या बन जाएगा? K थ्योरेटिकल इज P थ्योरेटिकल Z इंटू F, दैट बिकम्स A थ्योरेटिकल। और K एक्सपेरिमेंटल क्या होगा? P एक्सपेरिमेंटल Z इंटू F, A एक्सपेरिमेंटल इंटू F। तो P एक्सपेरिमेंटल बाई P थ्योरेटिकल, ZF तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? A थ्योरेटिकल, A एक्सपेरिमेंटल बाई A थ्योरेटिकल। P थ्योरेटिकल क्या होता है? 1। तो P एक्सपेरिमेंटल हो गया अर्हेनियस फैक्टर एक्सपेरिमेंटल बाई अर्हेनियस फैक्टर थ्योरेटिकल। यूजुअली P एक्सपेरिमेंटल इज फाउंड टू बी सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लेस देन 1। पर नॉर्मली हम मांगे चलते कि जो कॉलिजन अगर सब हो रहे होते तो 1 था, पर हर कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाता है। तो एक्सपेरिमेंटली जो P की वैल्यू है स्टेरिक फैक्टर, उसकी वैल्यू नॉर्मली ज्यादातर केसेस में 1 से कम ही होती है, सेवरल ऑर्डर लेस देन 1। बट देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जिसमें हो सकता है कि थियोरेटिकली आप कुछ चीज सोच रहे हो पर जब एक्चुअली हो रहा है तो कॉलिजन के समय कोई ऐसी चीज हो रही है कि वो रिएक्शन रेट को और बढ़ा दे रही है, मतलब कॉलाइड कुछ इस तरह से हो रहा है कि आप थियोरेटिक जो कुछ ऐसा कुछ केमिकली ऐसा चीज हो जा रहा है कॉलिजन पे कि रिएक्शन रेट आपकी उम्मीद से और ज्यादा बढ़ जा रही है। रेयर चीज होती है, पर कुछ कुछ केसेज में प्रोबेबिलिटी फैक्टर एक्सपेरिमेंटल 1 से बड़ा भी हो सकता है। मतलब आप जितना सोच रहे थे थियोरेटिकली उससे भी उम्मीद से ज्यादा एक्चुअली रिएक्शन रेट हो गया। पर ये रेयर केस है, ज्यादातर केसेस में P एक्सपेरिमेंटल P थियोरेटिकल से काफी ऑर्डर में कमी होता है। तो ये आ गया। तो P एक्सपेरिमेंटल, A एक्सपेरिमेंटल, अर्हेनियस फैक्टर एक्सपेरिमेंटल बाई अर्हेनियस फैक्टर थियोरेटिकल। तो ये अब जैसे हम पहले 9 और 10 क्वेश्चन देखो। नाइन एंड 10 मोर देन 1 चॉइसेस करेक्ट वाले क्वेश्चन हैं। बताओ पहले वाला सोचो। पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन, यानी ये वाली
ए बोल रहा है हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज अ फास्ट एक्शन, इनफैक्ट इज रिवर्स। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो ई पर माइनस ई बाई आर टी छोटा होगा, यानी इट इंप्लाइज स्लोअर रिएक्शन रेदर देन फास्ट। तो ये इनकरेक्ट है। रेदर इट इंप्लाइज अ स्लो रिएक्शन, स्लो फास्ट की जगह इट शुड बी स्लो। ठीक है, रेदर इट इंप्लाइज स्लो रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बात सही है, इतनी बात तो सही है। दिस इज ड्यू टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। इस वाले बात को देखो, टेम्परेचर बढ़ने पे हमने ये एनर्जी ये KTG से सोचे, मान लो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, टेम्परेचर T है, तो ऐसा था। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, ये रिमेन सेम, पर अब ये वाले हो गए, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए, बढ़ गए, जिनकी एनर्जी एक्सीड कर रही है एक्टिवेशन एनर्जी से टेम्परेचर बढ़ने पे। एंड यानी आपका F बढ़ गया, तो F बढ़ गया तो आपके K में तो A भी है और F भी है, ये अफेक्ट नहीं हुआ पर ये तो अफेक्ट हो गया। बात सही है। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलिजन्स whose energy exceeds the activation energy. Fraction of molecules colliding with energy greater energy proper with proper energy are more. तो ये ट्रू। अगला dk by dt हमने क्या पढ़ा है, k EA by RT square. Higher the activation energy, stronger higher the value of dk by dt, मतलब dk by dt बड़ा होगा अगर EA बड़ा होगा, stronger temperature dependence. True. और ये the pre-exponential factor is a measure of rate at which collision occurs. ये तो क्या बताता है, वही कॉलिजन occurring पर सेकेंड। एनर्जी से मतलब एनर्जी टर्म मिलके रेट कांस्टेंट बनता है, पर ये तो क्या है, ये केवल कॉलिजन रेट की बात करता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये वाली बात भी सही है। हाँ, जब एनर्जी फैक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं देन इट बिकम्स प्रोडक्टिव कॉलिजन्स, अफेक्टिव कॉलिजन्स। तो दिस इज आल्सो the rate at which collisions occur irrespective of the energy. जब एनर्जी का टर्म भी इन्वॉल्व करता है तब F को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। F इज द टर्म, स्मॉल f इज द टर्म विच टेक्स केयर ऑफ एनर्जी क्राइटेरिया। तो आंसर हो गया B, C एंड D। ठीक है, 2016 में आया था कुछ। फिर क्वेश्चन 10 देखो, टेन।
पहला स्टेटमेंट अनअफेक्टेड, एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोबेबिलिटी स्टेरिक फैक्टर पी से कोई डायरेक्टली नहीं है. एक्टिवेशन एनर्जी इज ओनली अफेक्टेड बाय मेनली catalyst mainly affects activation energy. Molecular geometry affects the value of A. Molecular geometry and orientation affects value of P. Concentration mainly affects Z. Temperature mainly affects F. ये by although temperature also affects the collision frequency to some extent, but पूरे स्कीम ऑफ थिंग में, क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और एक नॉर्मल टर्म है, तो मेन टेम्परेचर चेंज के कारण जो अफेक्ट आता है वो एफ के कारण आता है, क्योंकि उस एफ के अंदर टेम्परेचर एक्सपोनेंट में इन्वॉल्व है. तो चीज तो एक्टिवेशन इज अनअफेक्टेड बाय पी. दैट इज ट्रू है. ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर. ए एक्सपेरिमेंटल बाई ए थियोरेटिकल. क्या था? पी एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि क्या दिया हुआ है 4.5. ये रेयर सिनेरियो है. एक्चुअली ज्यादातर केस में तो पी एक्सपेरिमेंटल कम होता है, पर यहां दिया पे 4.5. तो यानी ए एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन प्रिडिक्टेड बाय अरेनियस इक्वेशन. ए एक्सपेरिमेंटल जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है वो थियोरेटिकली जो प्रिडिक्ट होता है उससे ज्यादा आ रहा है इस केस में. सिंस P equal to 4.5, the reaction will not proceed unless an effective catalyst is used. तो उल्टा है भाई. जैसे अगर P की वैल्यू 1 से कम होती, थियोरेटिकली हम सोच रहे हैं भाई, पहले थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, वहां कोई रिएक्शन अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, सपोज हो रहा है, पर जब P आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर काफी यूजुअली कम हो जाता है एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल, तब क्या होता है? तब आपको क्योंकि तब रिएक्शन रेट स्लो हो जाती है, तो आपको कैटलिस्ट स्टोर की जरूरत पड़ भी रही है. यहां तो क्या हो रहा है? जो आप थियोरेटिकली सोच रहे हो उससे एक्सपेरिमेंटली जो ओरिएंटेशन फैक्टर हो तो हेल्पफुल है, और ज्यादा हो रहा है रेट. ए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जो हो रही है अरेनियस फैक्टर, वो तो आपका थियोरेटिकल से और ज्यादा हो रहा है. तो इस कारण से, मतलब और कोई कारण तो अलग बात है, पर P इक्वल टू 4.5 इज नॉट द रीजन जिसके कारण आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ रहा है. क्योंकि ये तो एक तरह से हेल्पफुल है कि जो थियोरेटिकली था उससे रेट और बढ़ ही रहा है, 4.5 टाइम्स बढ़ रहा है, तो ये कोई नुकसान नहीं दे रहा. अगर पहले कैटलिस्ट की जरूरत नहीं थी तो अब तो बिल्कुल ही नहीं है. हाँ, वो अलग बात है, पहले ही जरूरत थी, अभी ये उतना नहीं कर पाया, पर इसके कारण वो कारण नहीं है. मैं ये बोलता है कि ये कम कर दिया तो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ी, इसने अपना कोई नुकसान नहीं किया है. हाँ, बाकी कोई फैक्टर्स हैं तो अलग बात है. बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये बोला सिंस, ये बोला कि क्योंकि ये वैल्यू 4.5 है, दैट्स व्हाई यू नीड अ कैटलिस्ट. नो, दैट इज नॉट द केस. ये कोई तुम्हें ये फायदा ही दे रहा है, नुकसान नहीं कर रहा. हाँ, कुछ और कारण है कि आपका इतने के बावजूद भी पहले भी रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ रही थी, ये हेल्प किया, फिर भी आपका काम नहीं हुआ, तो वो अलग बात है. पर ये अगर अकेली इसकी बात सोचें तो ये आपको कोई नुकसान नहीं कर रहा. सिंस, क्योंकि ये बोल रहे सिंस P इक्वल टू 4, आप अपना ब्लेम कैटलिस्ट का यूज करना नहीं करने वाला ब्लेम इस पे नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये थियोरेटिकल भी नहीं, बहुत सा थियोरेटिकली भी नहीं हो पा रहा था, कैटलिस्ट को यूज करना पड़ रहा था, इसके बाद भी यूज करना पड़ जाए. लेकिन ऐसा नहीं है कि थियोरेटिकली पहले बोल रहा था कैटलिस्ट के बिना काम चल जाएगा पर अब कैटलिस्ट लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हेल्पफुल फैक्टर है. ये तो जो हो रहा था थियोरेटिकली उससे रिएक्शन रेट को और बढ़ा ही रहा है. बात समझे? तो ये रॉन्ग हो गया. और लास्ट वाला तो इसका रिवर्स है, बी का. तो बी सही है, तो द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रिडिक्टेड बाई, मतलब बोलते हैं
जो ए थ्योरेटिकल है वो हायर है, तो ये तो रॉन्ग, ये हमने दोनों एक ही के रिवर्स स्टेटमेंट है, तो ये सही है, गलत है। ये चीज समझे भाई, ये बोल रहा है ए थ्योरेटिकल इज ग्रेटर देन ए, तो ऐसा तो नहीं है, यहां तो ए एक्सपेरिमेंटल ग्रेटर देन ए थ्योरेटिकल, ए एंड बी आंसर हो गया। कौन सा? कैटलिस्ट से नहीं बदलेगा, स्टैक फैक्टर अफेक्टेड बाय मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और ओरिएंटेशन। कंसंट्रेशन, जेड मेनली कंसंट्रेशन, ये मेनली कैटलिस्ट, और एफ कैटलिस्ट एज वेल एज टेम्परेचर। ऑल्दो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, अगर बिल्कुल अगर प्रिसाइजली पूछा जाए तो टेम्परेचर पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, बिकॉज इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स विल हैव मोर एनर्जी, तो दे विल कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली। पर ओवरऑल रिएक्शन रेट में जेड का इफेक्ट आया, पर जेड का इफेक्ट जो आता है वो एक्सपोनेंशियल वे में नहीं आता, पर जो एफ है उसमें टेम्परेचर क्या है, ई पर माइनस ई ए बाई आर टी, वहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सपोनेंशियली जा रहा है। तो मेनली जो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ता है, उसका मेन कंट्रीब्यूटर एफ है, ना कि जेड। जेड बढ़ता है बट उतना नहीं बढ़ता जितना एफ बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, स्मॉल एफ, ठीक है ना। ये करो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। करो ये वाला। They are asking temperature at is K1 equal to K2. K1 इक्वल टू K2 हो गया, A1 A
A1 A2 दिए हुए हैं, तो ये 10^8 हीट पावर माइनस 600 कैलोरी में है, तो ये 2 हो जाएगा। ये 10^10, ये 2, तो ये अगर नेचुरल लॉग लेंगे पहले तो 100 हो जाएगा, नेचुरल लॉग लेने पे ये हो जाएगा -600/2t, ये ln 100 माइनस तो ये वाली वैल्यू इधर आके हो जाएगी 900 प्लस -300/t, और ये हो जाएगा 2.303 इंटू 2 है, 2.3 log 100 2 log 100 तो 2 होता है, 10^2 ये आगे, तो t कितना हो गया 600/4.606 कैलोरी। दिस इज योर आंसर। समझ में? फिर ये क्वेश्चन देखो 6th 1 एंड एक सेकेंड पार्ट भी है, पहले 1। ये हो गया। For first order parallel reaction, K1 and K2 are 4 and 2 per minute respectively at 300 Kelvin. If the activation energy for the formation of B and C are this and this, temperature at which B and C will be obtained in equimolar ratio. क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर मान लो ऐसा कुछ है,
बी और सी फॉर्म हो रहे हैं, K1 और K2 इनके रेट कांस्टेंट है। तो अभी तो K1 K2 की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। K1 क्या दिया हुआ है, 4 पर मिनट। अब ये बोलेंगे टेम्परेचर एट विच B एंड C विल बी ऑब्टेन्ड इन इक्विमोलर रेशियो। भाई आपके पास मान लो K1 हो गया A1 ईटा माइनस EA बाई RT, K2 हो गया A2, ये EA1 ये EA2 कह लो। इस टेम्परेचर पे वैल्यू क्या दी हुई है, 300 केल्विन पे टेम्परेचर 300 है। तो देखो ये आपका हो जाएगा K1 बाई K2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/2, तो 2 इक्वल टू A1 बाई A2। नो रीजन टू एज्यूम देयर एनएस फैक्टर सेम, कुछ ऐसा बात बोला भी नहीं है। ये हो जाएगा E A2 माइनस ये क्या हो जाएगा 8314 R 8.314, ये जूल पर मोल दिया हुआ है और टेम्परेचर 300। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, A1 बाई A2 ईट पर, ये 1000 हो गया बाई 300 और 10/3, यानी A1 बाई A2 का वैल्यू हो गया, अगर आगे की जरूरत पड़े तो 2 इंटू ई टू द पावर, ये भी अपने अपने क्वेश्चन हो सकता था। फाइंड द रेशियो ऑफ अरहिनियस फैक्टर एट 300 केल्विन। टेम्परेचर बदलने से अरहिनियस फैक्टर्स नहीं बदलते। अब क्या हुआ, अब ये क्या बोल रहे हैं कि क्या टेम्परेचर ऐसा करें कि दोनों का रेशियो इक्विमोलर हो जाए। इक्विमोलर मतलब जितना अमाउंट इसका बने उतना अमाउंट इसका बने, मतलब K1 इक्वल टू K2 हो जाए। तो ये हमने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन ऑफ B बाई कंसंट्रेशन ऑफ C क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट तो दोनों के ही 1 है, तो कंसंट्रेशन B बाई कंसंट्रेशन C विल बी K1 बाई K2। इक्विमोलर मतलब बराबर होने के लिए K1 और K2 को सेम होना पड़ेगा। तो वी आर लुकिंग फॉर द टेम्परेचर एट विच K1 इक्वल टू K2, यानी A1 तो A1 बाई A2 तो हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर, और ये हो जाएगा ई पर, ये करेंगे तो 8314, ये तो वापिस 1000 बाई T है ना, ऐसा हो जाएगा। नेचुरल लॉग ले लो भाई, इसको नीचे ले गए नहीं, A1 बाई A2 ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या हो, ये इधर आया तो माइनस EA2 माइनस, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया ln2 माइनस 10/3 माइनस 1000 बाई T इक्वल टू 10/3 माइनस ln2 की वैल्यू कितनी होती है
0.693, तो ये हो जाए 0.7 ही मान लो, तो 10 माइनस 2.1 बाई 3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 7 पॉइंट, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 3000 बाई, तो t कितना हो जाएगा 8 से करते हो तो ये आपका वैल्यू सॉल्व करके ही आ जाएगा 400 इंटू 7 2 क्या होता है आपका, ये 8 है, सपोज 8 मानते तो कितना आता, 8 के आसपास होता तो 3200 बाई 8 होता आपका 400, तो सॉल्व करके ही आ जाएगा। देखो आ जाएगा सॉल्व करोगे तो समझे। ए नेट, इस वाले में ए नेट तो ऐसे नहीं निकलेगा, मतलब ए नेट अगर पूछेगा तो क्या होगा, इस वाले केस का ऐसे पूछो, ए नेट अगर के नेट क्या होगा K1 प्लस K2 है ना, तो K1 प्लस K2 होगा तो dk बाई dt क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपके पास ए नेट, एक चीज ये हो गया K नेट तो अगर ए नेट पीट पा माइनस आएगा A1 ये हुआ, EA1 EA2 मालूम है, टेम्परेचर सपोज 300 केल्विन पे बात हो रही है तो 300 रख देंगे। ई नेट की वैल्यू क्या है, ई नेट निकालना पड़ेगा, ई नेट क्या हो जाएगा K1 E1 प्लस, ऐसे वाले के लिए ई नेट क्या होता है K1 E1 प्लस K2 E2 बाई K1 प्लस K2 है ना, तो यहां पे ई नेट रख देंगे इस वाले में, टेम्परेचर 300, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल गया, ये मिल गया A1 A2 के टर्म में, तो ए नेट आ जाएगा। और ई नेट आपको लिखना पड़ेगा तब वहां से वो K1 E1 प्लस बाई आप ऐसे भी सोच सकते हो, ई नेट निकाल लिया, ऐसे भी सोच सकते हो K1 प्लस K2 कितना है 6, K1 प्लस K2 कितना है 6 इक्वल टू ए नेट ई टर्म माइनस ई नेट बाई R 300, ई नेट निकाल लो इससे और फिर रख दो, टेम्परेचर मालूम है 300, ए नेट निकल जाएगा, ठीक है ना, ए नेट इस तरह से निकल जाएगा। आपको चाहिए दूसरे वाले में क्या है ई नेट, ई नेट तो क्या हो जाएगा, ई नेट कैसे निकालोगे, ई नेट कैसे निकलेगा, ई नेट इज K1 E1 प्लस, अच्छा ई तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप 300 केल्विन वाले डेटा ही लो, 300 केल्विन पे K1 K2 क्या है, एक 4 और एक 2, नीचे 6, K1 की वैल्यू क्या थी 4, K1 कितना था 4 और उसका E कितना था 30,000 प्लस K2 कितना है 2 और ये 38814 क्या था जो भी है 38314, ये इसको सॉल्व करो आपका वो आ जाएगा ई नेट, समझे, ई नेट का ये एक्सप्रेशन था पैरेलल रिएक्शन के लिए।
समझ में? तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। चाहे तो करके देख लो। 12 कितना आएगा? 3 2 7 3 2 5 32755 के आसपास कुछ आएगा। कुछ नहीं है, 4.75 ऐसा कुछ आएगा, तो नन ऑफ दी जाएगा। समझ में चीज? ये बताओ उसके बाद 7 ये वाला क्वेश्चन। अब ये करो। पी ये है, P is this value, Q ये है, और R ये है, और ये P है।
क्योंकि आपको क्या पूछा है, टोटल मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए P प्लस Q है ना, ये रेड वाला और ग्रीन वाला टोटल मॉलिक्यूल्स। फिर एट हायर टेम्परेचर, ये वाला कर्व हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका मैक्सिमा हायर शिफ्ट कर गया, आगे शिफ्ट कर गया। तो पूछा है विच एक्सप्रेशन विद द फ्रैक्शन मॉलिक्यूल प्रेजेंट विच हैव एटलीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन ये तो ये है, तो इस टेम्परेचर पे ये जो मॉलिक्यूल है R प्लस Q, दे आर हैविंग एनर्जी हायर देन एक्टिवेशन। लेकिन हमें यहाँ पे फ्रैक्शन के बजाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जैसे वैसे तो फ्रैक्शन का सम क्या 1 आता था, पर यहाँ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, मतलब टोटल मॉलिक्यूल्स आएगा। दिस इज नॉट 1, दिस इज टोटल मॉलिक्यूल्स। तो टोटल मॉलिक्यूल तो अभी भी इतने ही रहेंगे, पर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, R प्लस Q वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एट हायर टेम्परेचर एक्टिवेशन ज्यादा है। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूल्स। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, P प्लस Q। तो आपका आंसर हो जाएगा समझ में। ये करो 8, two reactions A से product B से product have rate constant Ka Kb at temperature T and activation energies are E and Eb. If Ka greater than Kb and Ea less than Eb, and assuming that A for both the reaction are same, then क्या हो गया, K बाई के बी, अरेनियस फैक्टर दोनों के सेम है, तो ये तो रेशियो ये हो जाए E K बाई के बी हीट पर Eb माइनस ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि दिया हुआ है Eb, K ग्रेटर देन Kb दिया है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये वैल्यू ग्रेटर देन ये हो गया। तो अब ऐसा चीज हो गया, E कुछ पॉजिटिव वैल्यू बाई T इज ग्रेटर देन 1 एट हायर टेम्परेचर K विल बी ग्रेटर देन Kb। तो ये बोल रहा है भाई हायर टेम्परेचर भी होगा तो ये वैल्यू जो भी होगी, ये वाली वैल्यू जो भी होगी 0 से तो बड़ी होगी,
तो यानी 1 से बड़ी होगी, यानी K तो ऑलवेज ग्रेटर देन KB हो गई, है ना। एट लोअर टेम्परेचर K एंड KB विल डिफर मोर एंड K एंड ग्रेटर देन KB। अगर टेम्परेचर लो करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो एट लोअर टेम्परेचर K एंड KB विल डिफर, एक तो K ग्रेटर देन KB तो होगा ही, और इनका रेशियो क्या होगा, रेशियो बढ़ जाएगा, एंड दे विल डिफर मोर। एज टेम्परेचर राइजेस K एंड KB विल बी क्लोज टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आप एक बार इस वाली बात को छोड़ दो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होगी, 0 ईट पर 0 के क्लोज आएगा, यानी 1 के क्लोज आएगा। तो K तो KB से बड़ा रहेगा, बट K एंड KB विल बी क्लोज टू ईच अदर। यानी क्या हो गए, ये वाली बात भी पहली बात सच थी, एट हायर टेम्परेचर K विल बी ग्रेटर देन KB, यस, ये तो ट्रू था। इनफैक्ट ऑल टेम्परेचर्स में ऐसे ही होगा, हायर किया। एट लोअर टेम्परेचर K एंड KB विल डिफर मोर, बात सही है। रेशियो में बड़ा, ये वाली वैल्यू बड़ी हो तो रेशियो बड़ा होगा, रेशियो बड़ा होगा मतलब K इज मच हायर देन KB, तो डिफरेंस ज्यादा होगा। ये भी ट्रू है कि बड़ा तो है ही, बट डिफरेंस ज्यादा है। और जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर K एंड KB विल बी क्लोज टू ईच अदर, ये वाली बात भी सही है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज डी। बात समझ में आया, आंसर इज डी। क्लियर, ये बात समझ में आई। हमने ये नहीं कहा, बस आप इसको देखो, इसको देख के समझ में आ जाएगा कि हर, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, टेम्परेचर कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो ये वाली ईट पर 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो ईट पर 0 से बड़ी वैल्यू हो तो क्या होगा, ईट पर अगर ऊपर 0 से बड़ा है तो 1 से बड़ा होगा। तो K ऑलवेज ग्रेटर देन KB। जितना टेम्परेचर बड़ा होगा उतना ये वैल्यू 1 के क्लोज जाएगी। K KB बड़ा है, K ग्रेटर KB लेकिन क्लोज हो गए। और जितना टेम्परेचर छोटा होगा, E के पावर बड़ा होगा तो डिफरेंस बड़ा होगा। K ग्रेटर KB बट डिफरेंस विल बी मोर। ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। ये देखो क्वेश्चन एक, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है। AB plus M gives AM plus B, एक रिएक्शन दिया हुआ है। फॉर द रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ डेफिनेट रिएक्शन फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या बताता है,
इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? फॉर द रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ डेफिनेट फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर टाइम इंडिपेंडेंट हो तो वो होता है फर्स्ट ऑर्डर, प्रोपोर्शनल हो तो जीरो ऑर्डर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो फॉर्मूला होता है TA1 - n। तो इनवर्सली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी आप एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ ढूंढ रहे हो। और अब ये सब कुछ जो नहीं है कि आप वन स्टेप टू स्टेप जो भी है सेकेंड ऑर्डर, और डेल्टा एच के बारे में भी कुछ नहीं बोला है। तो अब देखो ये जो पाथ है पहला वाला पाथ दो स्टेप मैकेनिज्म शो करता है। हम वी आर लुकिंग फॉर अ सेकेंड ऑर्डर। तो अब देखो यहां पे ए बी है प्लस एम है। यहां पे देखो पहला स्टेप अगर ये सोचो तो ये ज्यादा है ई है, ये ई है कम है, यानी ये पहला स्टेप स्लो है। तो क्या इसको हम ऐसे ए बी प्लस एम, तो अगर मान लो ऐसा हो कि ए बी टूट के सेल्फ ब्रेक होके ए और बी बने स्लोली, इसमें ऐसा हुआ होगा। फिर बी तो प्रोडक्ट है ही, ए आपका एक कह सकते हो ये हो गया, मतलब ये डायरेक्शन ये हो गया कि ए बी जो है टूट के ये ट्रांजिशन स्टेट आया, यहां पे बी बन गया जो कि फाइनल प्रोडक्ट है ही, ए इंटरमीडिएट हो गया, और संग में यहां पे एम भी आपके पास प्रेजेंट है इस सिचुएशन में, जहां पे एम तो अभी इनिशियल रिएक्टेंट ही है, अभी तक रिएक्ट ही नहीं किया, बी बन चुका है प्रोडक्ट, और ए यहां पे क्या हुआ इंटरमीडिएट। फिर ए और एम रिएक्ट किए फास्ट स्टेप में, क्योंकि ये उसका कम है और ए एम बन गया। ये स्लोता तो रिएक्शन ऐसे हो सकती है दो स्टेप में, पर इस वाले में पहला स्टेप क्या हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर, एक ही तो रिएक्टेंट, एलिमेंट्री स्टेप है ना। अगर आपने दो स्टेप में लिखा तो इसको ऐसे लिख, इस वाले के हिसाब से ऐसे लिखना पड़ेगा, और इसमें क्या हो रहा है पहला स्टेप स्लो दिख रहा है, तो आपने ऐसे इसको इसी तरह से कर सकते हैं। पहले में ए और बी बना, ए प्लस एम, ए एम बन गया। तो ये बाकी सब तो ठीक है, पर इसका ऑर्डर कितना हो रहा है, ऑर्डर 1 हो रहा है, क्योंकि इसका स्लो स्टेप फर्स्ट ऑर्डर का है, हमें चाहिए सेकेंड ऑर्डर का, तो ये काम नहीं हो सकता। अगला देखो, अगला क्या हुआ, सेकेंड चॉइस देखो, ऐसा हो सकता है जैसे ए बी है और एम, ये वन स्टेप मैकेनिज्म है, एम इधर से आए और ये टूट जाए, मतलब एम प्लस ये रिएक्ट कर रहा है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनी, कैसी, वो SN2 रिएक्शन टाइप की, और ये हो गया क्या MA बन गया, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है यहां पे। तो इसमें क्या हो गया, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, मतलब सेकेंड ऑर्डर, एक ही स्टेप है, वन स्टेप गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट, और फाइनली ये बन गया। तो ये बात सेटिस्फाई हो सकती है, ये बात सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर भी हो गया, वन स्टेप भी हो गया। डेल्टा एच के बारे में कुछ बोला नहीं, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक, इसलिए ये भी हो सकता है, क्योंकि बी वाला क्या है एक्सोथर्मिक, डी वाला एंडोथर्मिक, डेल्टा एच का तो कुछ बोला नहीं है। अब बात करते हैं सी की, क्योंकि इसमें ये स्लो स्टेप है,
क्योंकि इसका ई ज्यादा है और यहां पे तो एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व। अब सी सोचो, सी में क्या हुआ, पहले का ई कम है, दूसरे का ई ज्यादा है, ये ज्यादा लग रहा है। तो इसमें और 2 स्टेप है, यानी अब ऐसा हो जाए ए बी फास्ट टूटे और ए प्लस एम एम स्लोली बनाए, ऐसा मैकेनिज्म हो जाए, 2 स्टेप मैकेनिज्म सी के लिए। तो इसमें जो आरडीएस है वो ये हो गया, यहां पे आरडीएस ये था, ये तो 1 स्टेप मैकेनिज्म ही था। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसका ऑर्डर क्या है, इसमें जो आरडीएस का ऑर्डर क्या है 2, जो हमको चाहिए। तो ये भी हो सकता है। आंसर इज बी, सी एंड डी। समझ गई बात? अगर ये बोलते कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है केवल, तब फिर आंसर ये वाला नहीं होता, तब आंसर केवल ये होता, क्योंकि ये भी एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब आंसर केवल ये होता उस केस में। और कहीं बोल देते कि ये डेफिनेटिव फ्रैक्शन को कंप्लीट होने के लिए मतलब जो टाइम है वो डिपेंड नहीं करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तब आंसर केवल ए हो जाता है, ए रिप्रेजेंट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में बात? हटा, लिख लो लिख लो। ये क्वेश्चन 35, दो स्टेप है मैकेनिज्म के। पूरी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ये तो दो है ना, ए प्लस बी सी, बी सी एक रिएक्टेंट है, ए एक रिएक्टेंट है, बना ए सी प्लस बी, फिर ए सी किसी रिएक्टेंट डी से रिएक्ट किया, बना ए प्लस सी डी। तो प्रोडक्ट क्या हो, ए सी तो हट गया, ए सी तो इंटरमीडिएट हो गया, ए प्लस बी सी प्लस डी गिव्स ए प्लस सी डी प्लस बी, है ना। बताओ, सोचो क्या। ए बी नहीं है, एक मिनट, यहाँ पे एक्चुअली एक कैटलिस्ट हो जाएगा, रिकवर हो गया ना, ए प्लस बी सी, ए सी बना प्लस बी, फिर ए सी प्लस डी ए, तो ए शुरुआत में जैसा था वैसे ही आगे, मतलब इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन बट रिकवरिंग एट द लास्ट।
भैया देखो, AC प्लस B, फिर जो AC बन गया वो D से रिएक्ट किया, A वापस रिकवर हो गया CD, नेट रिएक्शन एक्चुअली नेट रिएक्शन ये जहां पे A इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट हो गया, इंटरमीडिएट ये हो गया, AC इज द इंटरमीडिएट। तो ये तो आपका पहले का आंसर हो गया, एक आंसर। What are the different species present at stages 1 to 5? 1 पे क्या क्या अवेलेबल है? 1 पे आपका शुरुआत में क्या क्या अवेलेबल है? A अवेलेबल है जो कि कैटलिस्ट है, BC अवेलेबल है और D भी अवेलेबल होगा, वो भी तो रिएक्टेंट है ना। 1 स्टेज पे ये अवेलेबल है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक्चुअली ये हो क्या रहा है, A इज अटैकिंग BC एंड फॉर्मिंग AC प्लस B। तो ये अटैक कैसा हो रहा होगा, ये देखो ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा एक्टिवेटेड, A इस साइड से अटैक कर रहा होगा और ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा होगा, ये स्ट्रॉन्ग बन रहा होगा, ये टूट रहा होगा। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया 2 पे। एट स्टेज 2 क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है और बाकी सब चीजें तो क्या है, वही चीज। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। 3 पे क्या होगा, 3 पे क्या हो चुका होगा, 3 पे आपके पास इंटरमीडिएट AC बन गया होगा, प्रोडक्ट B बन चुका है, कैटलिस्ट अभी इन्वॉल्व है और D भी अवेलेबल है ना। फिर क्या होगा, AC और D रिएक्ट करेंगे और हमें बनाना है A प्लस CD, यानी वही A C और D इस तरह से इन्वॉल्व है, D और C का नया बॉन्ड बन रहा है और A और C का टूट रहा है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और यहां फाइनली A रिकवर हो गया, CD बन गया और B तो एक प्रोडक्ट पहले ही बन चुका है ना, B तो पहले ही बन चुका है। तो ये डिफरेंट स्पीसीज। व्हाट विच इज द RDS, किसका ये ज्यादा है, पहले का। फर्स्ट स्टेप इज RDS, स्लो स्टेप। ऑर्डर क्या हो गया, रेट लो क्या लिखेंगे इसका, K टाइम्स या K1 कह लो, A और BC। BC इनिशियल रिएक्टेंट में है और एक कैटलिस्ट है, तो कोई इंटरमीडिएट तो इन्वॉल्व है नहीं, तो यही काम चल जाएगा। तो रेट क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर सेकंड हो गया। हाँ बस में मैकेनिज्म में तो स्टेप्स एलिमेंट्री होते हैं, है ना, मैकेनिज्म के तो स्टेप्स एलिमेंट्री होते हैं। अगर यहाँ पे ये भी जैसे ABC हो गया प्लस
और भी क्या अवेलेबल होगा, डी भी यहाँ अवेलेबल होगा एज अ रिएक्टेंट। जो चीज रिएक्ट स्पीसीज क्या क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पे सेकंड में ये कॉमा डी अवेलेबल है, यहाँ पे ए सी डी बी ऑलरेडी बन चुका है वो अवेलेबल है, और यहाँ पे ये हो गया, ये भी क्या कॉमा बी और ये चीज। ऑर्डर 2s का रेट लॉन्ग K1 A और बी सी, ये 36 सोचो। क्या होगा
भाई इसमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, व्हाट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या हो जाएगा कंपेयर करने पे, एक्सप्रेशन कंपेयर करने पे क्या होता है, लॉग ए माइनस ई ए बाई है ना, ऑन कंपेयरिंग तो ए कितना हो गया 10 पर, तो के को पर सेकंड दिया तो ये भी पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सही है, इतना सही है। ये कैसे निकलेगा कैलोरी में, माइनस ये बाई इक्वल टू माइनस, है ना, ये हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 2.303, आर को 2 ले लो, कैलोरी में चाहिए आंसर 1.25 कैलोरी पर मोल। ये कितना हो गया 2.5 इंटू 2.303, सॉल्व कर लो जो भी आता है ना, ये आ जाए जो भी आएगा, कितना थे 5/2, 5 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड बाई 2 कर दो, वॉट एवर। फिर एट व्हाट टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल, रेट कांस्टेंट किस टेम्परेचर पे ए के बराबर हो जाता है, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। चाहे तो यही, जैसे यहां क्या हो जाएगा, यू वांट दिस टू बी लॉग ए, और ये तो लॉग ए है ही, तो दिस वैल्यू, तो ये हो गया, तो यू वांट दिस वैल्यू टू बी 0, दिस हैपन्स व्हेन टी इनफाइनाइट, है ना, मैथमेटिकली सॉल्व हो गया। तो ये टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्लियर, बात समझ में आई? ये 57575 कैलोरी आ जाएगा पर, इट शुड बी पर मोल देना चाहिए। हाँ, किसको, हाँ, क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, तो जूल को कैलोरी चाहिए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4.18 से। ऐसा सोचो ना, जो चीज 8.314 जूल थी वो कैलोरी में हुई तो क्या हुई 2 आ गई, क्यों आई, क्योंकि 4.18 से डिवाइड कर दिया। तो अगर जूल को कैलोरी में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 4.18, और कैलोरी को जूल में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई विथ 4.18। 1 कैलोरी इक्वल टू, यही तो हीट इक्विवेलेंट होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। ये बताओ अगला, अगले ये दोनों देखो 37 38 37, हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 3 रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू, ये पहले बताया भी ये कारण, तो हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 3 रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कॉलिजन्स of all the reacting species, increase in entropy and activation energy, more molecules are involved, shifting of equilibrium towards reactants due to elastic collisions, loss of active species on collision। क्या कारण है इसका, ए कि एक संग 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करें, ये फिजिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत कुछ होना होता है, पुराने बॉन्ड टूटने होते हैं, नए बॉन्ड बनने होते हैं, तो 1 से 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल ये सब काम एक संग नहीं कर सकते, कोई चीज। ए, ये बताओ
इंक्रीज इन कंसंट्रेशन किसको अफेक्ट करता है? इंक्रीजेस जेट कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. डिक्रीज इन टेम्परेचर affects F, it decreases F. Molecular geometry, यानी Q. Catalyst affect activation energy, hence affect F. पर activation energy क्या करता है? कम करता है, F को बढ़ाता है. तो increases F. F क्या है? हीट पर तो कैटलिस्ट क्या करता है? ईए को कम करता है. ईए कम होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि नेगेटिव पावर कम हो गया है ना, तो एफ बढ़ जाता है. केटीजी में ये हम ऐसे देखते हैं इस बात को कि पहले ईए ये था तो ये चीज थी, पर ईए कम हो गया तो ये वाली वैल्यू बढ़ गई. ये इलस्ट्रेशन 39. Every collision of the reactant molecules can lead to the formation of product. क्या होगा? False. It should have in fact proper energy as well as proper orientation भी होना चाहिए. तो ये false हो जाएगा पहला. अगला, the concentration of homogeneous catalyst does not appear in the rate law. होमोजीनियस कैटलिस्ट जो होते हैं वो संग में क्या होता है कि जब कैटलिस्ट दो अगर होमोजीनियस हो जाए, मतलब उसकी वही फेज हो जाए जो कि रिएक्टेंट्स की है, तो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है वो, तो वो क्या होता है? देन इट अपीयर्स, रेट लॉ में अपीयर करता है. पर हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट अगर रहता है, वो मतलब उसकी फेज अलग रहती है, तो वो हेल्प तो करता है लेकिन तब वो रेट लॉ में अपीयर नहीं करता है. तो पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है. सेकंड वाला ये ट्रू है. रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. फॉल्स. रेडियोएक्टिव डीके ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है लैम्डा, ना कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है. यूनिट्स ऑफ रेट कॉस्ट आर सेम. ट्रू. Catalyst increase the rate of reaction by decreasing activation energy, EA. At infinite temperature, rate constant becomes equal to Arrhenius constant, Arrhenius factor. फर्स्ट वाला फॉल्स इसलिए है कि हर ये बोल रहा है एवरी कॉलिजन ऑफ द रिएक्टर मॉलिक्यूल कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. मान लो कॉलिजन हुआ पर उस कॉलिजन में प्रॉपर एनर्जी नहीं है. हमें तो प्रोडक्ट बनने के लिए तो सब कुछ चाहिए, पी भी चाहिए, स्टेरिक फैक्टर भी चाहिए ऑप्टिमल, एफ भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए और संग में कॉलिजन भी चाहिए. जब व्हेन कॉलिजन अकर विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर एनर्जी देन इट लीड्स प्रोडक्ट. ठीक है. ओनली कॉलिजन इज नॉट सफिशिएंट. ये बताओ, ये वाला कितने, ये जेई में आया है कुछ, जेई मेन में आया है कुछ, बहुत रिसेंट ईयर्स में आया है. थ्री स्टेप मैकेनिज्म है, 3 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेज है. दीज आर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेज, दीज आर इंटरमीडिएट्स एंड ये तो रिएक्टेंट पर. और सबसे
आरडीएस कौन सा होगा? आरडीएस कौन सा है? सेकेंड, जिसका ईए ज्यादा है। तो यानी हमारा बी या सी में कोई होगा। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स 2, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3, है ना? तो आंसर इज सी। This is a 3-step reaction. Total number of intermediate are 2, C and D, जो इन्होंने बना दिया यहाँ पे C और D। E F G को बोल दिया ट्रांजिशन स्टेट्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड RDS is step 2 since it has highest activation and higher energy correspond to lowest step। एक ये चीज देखो, अच्छा एक चीज देखो, ये हमें ऑर्गेनिक में भी एक दो जगह आएगा, इस बात को समझो पहले। काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। जैसे मान लो कि एक आपके पास ऐसी सिचुएशन है, सपोज ये कि ये कोई रिएक्टेंट है, उसका एक ऐसा पाथ है ये इसका पाथ 1 है, ये प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1, ये दो पाथ है। पाथ 1 का EA1 जो है और इसका EA2 है। अगर दोनों प्रोडक्ट में देखें तो स्टेबल कौन सा है ज्यादा? मतलब ये रिएक्टेंट दो पाथ के थ्रू जा सकता है, तो विच प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल? प्रोडक्ट 2, जिसकी एनर्जी कम है ना। तो प्रोडक्ट 2 जो है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। प्रोडक्ट 2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। प्रोडक्ट 1 कम स्टेबल है। लेकिन अगर मान लो, अच्छा EA1 लेकिन क्या है, कम है, देन मान लो हम सिस्टम को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि EA1 की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाए, पर EA2 की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई ना। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी EA2 से ज़्यादा नहीं हो पा रही किसी की भी, पर EA1 से ऐसा हो सकता है, कम एनर्जी दे तो देखो इस वाले पाथ के थ्रू प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, पर उस पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी भी हायर है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी आप दोनों को क्रॉस कर लिए तब तो पाथ 2 ही होगा, बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज, इफ यू कैन क्रॉस दिस पाथ देन यू डेफिनेटली क्रॉस दिस पाथ। तो प्रोडक्ट यही बनना है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट आप बना सकते हो, और अगर ये प्रोडक्ट बना तो उसको बोलेंगे काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। क्यों? ये थर्मोडायनेमिकली, यू आर हैविंग अ ऑप्शन ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट विच थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, बट उसका EA2 हायर है, तो आप प्रोडक्ट 1 को काइनेटिकली कंट्रोल कर रहे हो। कम स्टेबल है, लेकिन जो ज्यादा स्टेबल है उसकी आप
रिएक्शन ही नहीं होने दे रहे, वो बैरियर को ही क्रॉस नहीं कर रहा। तो यहां पे अगर प्रोडक्ट 1 आप बना रहे हो तो इट इज कॉल्ड काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट, कि जिसका पाथ का ईए कम है, प्रोडक्ट भी कम स्टेबल है, लेकिन यू आर कंट्रोलिंग इन सच अ मैनर द एनर्जीज कि पाथ 1 वाला क्रॉस हो जाए बैरियर पर पाथ 2 वाला क्रॉस ना हो। तो आपने इस पाथ को काइनेटिकली नहीं, यू आर नॉट अलाउइंग दिस पाथ टू अकर काइनेटिकली, और इसको आपने अलाउ किया। अब जैसे मान लो एक कोई ऐसा हो कि पाथ 1 का EA1 इससे ज्यादा, मतलब जिस प्रोडक्ट कम स्टेबल बन रहा था उस पाथ का EA भी ज्यादा हो, तब तो कोई इश्यू नहीं है। तब तो क्या होगा भाई, अगर सपोज जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है उसका EA भी कम है, तब तो वही बनेगा, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि कम वाला EA को ज्यादा वाले ए को क्रॉस कर दो, कम वाला क्रॉस ना हो। यह सिचुएशन तभी आ सकती है कि प्रोडक्ट जिसका थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल हो पर EA उसका कम हो, और जिसका थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट उसका EA भी ज्यादा है, तो आप काइनेटिकली कंट्रोल कर सकते हो प्रोडक्ट 1 को। और अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो जनरली लो टेम्परेचर पे ये बनेंगे और हायर टेम्परेचर पे ये बनेंगे। ऑर्गेनिक में भी ऐसी एक दो जगह रिएक्शंस में सिचुएशन आएंगी, बोलेंगे दिस प्रोडक्ट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, दिस प्रोडक्ट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड। अब ये सोचो इस वाले क्वेश्चन को, मतलब यहां पे A प्लस बी ये होगा जो रिएक्ट कर रहे हैं, एक इधर पाथ दे दिया कि इधर पाथ दे दिया। ये भी रिसेंट जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन, पूछा क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। क्या डी काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है, पहले बताओ, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? ये देखो आपके पास ये दो पाथ दिए, मतलब A प्लस बी ऐसे जा रहा है, A प्लस बी ऐसे जा रहा है। तो A प्लस बी जब ये जा रहा है तो D की एनर्जी C की एनर्जी से ज्यादा है, यानी D इज मोर अनस्टेबल थर्मोडायनेमिकली देन C। लेकिन इस पाथ का जो EA है वो इस वाले पाथ के EA से कम है, यानी ये प्रोडक्ट अगर मैं बनाने में सफल हुआ तो इट हैज टू बी काइनेटिकली स्टेबल। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा टेम्परेचर सेट करूंगा कि ये बैरियर क्रॉस हो जाए, ये क्रॉस ना हो, तो ये बनना ही पड़ेगा झक मार के, उपाय नहीं है कोई दूसरा, तो पाथ ही नहीं हो रहा, फॉलो ही नहीं हो, वो जा ही नहीं पाएगा काइनेटिकली। तो डी इज formation of A and B from C has highest enthalpy of activation, क्या ये करेक्ट है? A formation of A and B from C, C से ऐसा सोचो, C से तो E कितना होगा, ये पूरा E हो जाएगा, कितना वैल्यू हो जाएगा? अगर सोचो तो नीचे 0 है और ऊपर 20, तो 20 हो गया, प्लस 20 हो जाएगा। और कोई इससे कम लेवल, और कोई, यही सबसे कम और सबसे ऊपर वाली बात थी, ये सही है, ट्रू। ये भी ठीक है ना। C इज द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, ये बात भी सही है। एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म C, एक्टिवेशन एंथैल्पी to form C is 5 किलोजूल पर मोल लेस देन, अगर A प्लस बी से C बन रहा है तो कितना है वैल्यू, ये वैल्यू है 5 से 20, 15 है ना। और that to form D,
डी बनाने का कितना है, इधर से इधर यानी 10, ये 15 है और ये 10 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 5। तो 5 क्या है, मोर है ना, ये 15 है पहले वाले केस का। एक्टिव एंथैल्पी टू फॉर्म सी, सी मतलब कहां से, ए एंड बी से, तो वैल्यू कितनी आई, ये व्हेन बना ए प्लस बी से सी कितना है 15, और ये जब बना ए प्लस बी फॉर्मिंग डी कितना है 10। तो ये तो 5 ज्यादा हुआ ना, 5 कम कैसे हुआ, तो ये लेस इज द रॉन्ग थिंग, मोर बोलते तो सही होता, तो ये इनकरेक्ट हो गया। बात समझ में आई। अच्छा क्वेश्चन था है, इसमें काइनेटिक ये वाली बात और सब चीजें, ये भी रिसेंटली जेई मेन में आया हुआ है 1-2 साल पहले। ठीक है, ये सब हमको कर ही लिए, सभी क्वेश्चंस हो गए। ये करना, डीपीपी में क्वेश्चंस हैं, कुछ आईआईटी के भी पुराने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, एंड देन ये चीज़ें, तो इनमें ये क्वेश्चंस करना, ये वाले सब क्वेश्चंस, और फिर एक 20 क्वेश्चंस का टेस्ट भी है चीज़, और उसके बाद तुम्हारे एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल और ये सब चीज़ें। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे, अगले संडे को 1 घंटा जो एक चीज़ बची है केमिकल, वो इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स का एक रिले की बतानी है। आता बहुत कम है, पर फिर भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हर टेक्स्ट बुक और में दिए हुए होते हैं कंप्यूटर, तो 1 घंटे में नेक्स्ट संडे को डिस्कस करेंगे, पर कल शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल। बता दो वजह तो नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, अगले संडे।